हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसका टॉपिक है नीट 2020 बायोलॉजी एनालिसिस। तो हम इस सीरीज़ में बायोलॉजी में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और हमने लास्ट क्वेश्चन 85 किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जिसमें हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स द एबीओ ब्लड ग्रुप। तो आपको पता है एबीओ ब्लड ग्रुप में जो आई जीन है उसके 3 अलील्स मिलते हैं, यानी IA, IB और IO। तो ये तीनों अलील होने की वजह से इन द पॉपुलेशन इसको हम कहते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म दिखाता है। और मैं एक बात और आपको बताता हूँ कि जो IA और IB है ये को डोमिनेंट है, लेकिन IA और IB जो है वो IO के ऊपर डोमिनेंट है। यानी आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फिनोमिनन दिखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। तो आपको ये याद रखना है IA और IB जो दोनों हैं ये दोनों को डोमिनेंट है, यानी दोनों भी अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं और ये दोनों भी IO के ऊपर डोमिनेंट है, यानी O ब्लड ग्रुप के ऊपर ये दोनों भी डोमिनेंट हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, हमसे क्या पूछना चाहता है और इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 अलील्स। तो ये बात सही है, मैंने आपको बताया IA, IB और IO ये तीनों अलील्स मिलते हैं, लेकिन पूरे पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल क्योंकि डिप्लॉयड होता है, यानी उसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 2n उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए उसमें 2 ही अलील्स मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग अलील है, तो यहाँ पे शुगर जो प्रोड्यूस होगा, यानी जो एंटीजन प्रोड्यूस होगा ऑन द सरफेस ऑफ RBC वो अलग अलग होगा। जैसे अगर ये A टाइप का शुगर है और या तो B के लिए B टाइप का शुगर होगा, A और B का दोनों का अलग अलग शुगर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी हमारा करेक्ट आंसर भी सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड में लिखा है स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। ये बात सही है, क्योंकि स्मॉल आई को हम IO भी लिखते हैं, तो इसमें कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट सही है। द जीन आई हैज़ 3 अलील, ये बात भी सही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया IA, IB और IO ये 3 अलील्स हैं इसके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो आपको पता है जो गोनोरिया होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, पर मलेरिया नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, लेकिन मलेरिया फिर से नहीं है। कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर एलिमिनेशन से ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। गोनोरिया जो कि कॉज्ड बाय निजेरिया गोनोरिये, सिफिलिस कॉज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलिडम और जेनेटल हर्पीज कॉज्ड बाय हर्पीज वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग टाइप्स का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको पता है कि जो लिम्फोसाइट होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स दिखाते हैं, उसमें T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट ये दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है न्यूट्रोफिल्स। तो आपको पता है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसाइटोसिस दिखाते हैं, जिसको न्यूट्रोफिल्स को हम PMNL भी लिखते हैं, यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो ये दोनों का मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो है वो है बेसोफिल्स। तो आपको पता है बेसोफिल क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं, हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन, तो यानी B के आगे 4 हो जाएगा। और इयोसिनोफिल रिलीज हिस्टामाइनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, यानी ये क्या करता है, हिस्टामिन जो फॉर्म हुआ है उसको ब्रेक करता है, तो हिस्टामाइनेज वगैरह ये रिलीज़ करता है इयोसिनोफिल। तो अगर आप सारे ऑप्शंस को मैच करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी से, इसमें हमसे पूछा गया मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद देयर करेक्ट स्पीशीज़ तो इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इकोलॉजी से, इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएगा ग्रासेस, तो यानी C के आगे हो जाएगा 4। तो अगर आप देखेंगे C के आगे 4 एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन 4th में। अगर आप देखेंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल यानी B के आगे हो जाएगा रैबिट्स, क्योंकि ग्रास को रैबिट खाता है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हो जाएगा क्रो, और फिर उसके बाद में 4th ट्रॉफिक लेवल पे हो जाएगा वोल्चर्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इन द लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म। तो ये भी अगर आपको याद होगा Z स्कीम, जिसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसका एक सिंपल सा स्टेप है, प्लास्टोक्विनोन PS2 और साइटोक्रोम B6F के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर आपको इस Z स्कीम का अच्छे से
कैरियर्स याद हैं तो आप इजीली इसको मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इवोल्यूशन चैप्टर से। इसमें पूछा गया है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। तो आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, खाली एक करेक्ट आंसर आपको पता है, कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर। अगर वो चाहते तो यहाँ पे अर्नस्ट हैकल दे देते तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए बायोजेनेटिक लॉ यानी ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, ये लॉ दिया था अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल ने ये लॉ दिया था जिसको हम बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं, जो कि है ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, और इसको डिसअप्रूव किया था कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर ने। तो आप ये आसानी से याद कर सकते हैं और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है बायलैटरल सिमेट्री एंड असिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाय। तो अगेन एनिमल किंगडम से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा प्लैटिहेल्मिन्थिस, क्योंकि वो असिलोमेट बॉडी प्लैटिहेल्मिन्थिस में ही मिलती है। और बायलैटरल सिमेट्री भी आपको पता, जैसे टेपवर्म्स वगैरह हो गए, तो ये सब बायलैटरल सिमेट्री भी शो करते हैं और असिलोमेट भी होते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं प्लैटिहेल्मिन्थिस यानी फ्लैट वर्म्स को। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन एनिमल किंगडम से भी। अगला क्वेश्चन है एक्सक्रीशन चैप्टर से। ये बहुत ही सिंपल बट ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। तो डायूरेसिस होता है यानी एक्सेसिव यूरिनेशन, और उसको अगर हमको प्रिवेंट करना है तो यानी हमें एंटी डायूरेसिस कराना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। तो ये आपको पता है रास सिस्टम यानी रेनिन एंजियोटेंसिन ऑल्डोस्टेरॉन सिस्टम में ये एल्डोस्टेरॉन जब निकलता है तो सोडियम प्लस यानी सोडियम आयन और वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, जिसके वजह से डायूरेसिस प्रिवेंट होता है यानी एंटी डायूरेटिक इफेक्ट दिखाता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और हमसे पूछा भी गया है कि प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। आगे के स्टेटमेंट्स अगर हम देखेंगे तो ANF यानी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो इसके वजह से तो डायूरेसिस होगा, प्रिवेंट करना है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रास के अपोजिट में ANF काम करता है जो कि एट्रियल वॉल से निकलता है ऑफ हार्ट। तो ये इसके अगेंस्ट में काम करता है, ना कि इसके साथ में। तो हमें डायूरेसिस कम करना था, तो ANF तो होगा नहीं। डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपको डायूरेसिस रोकना है तो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ना कि डिक्रीज़। अगला ऑप्शन है मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ ADH लिख दिया तो ये गलत है। यहाँ पे सिक्रेशन ऑफ ADH होगा तभी तो मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया है। अगेन एक मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं। आपको पता है जो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिका में वो प्रोड्यूस करता है ब्यूटायरिक एसिड, यानी ए के आगे हो जाएगा ऑप्शन 2। इससे आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। फिर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हमें मिलता है साइक्लोस्पोरिन है, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। फिर मोनास्कस परपुरियस से हमें मिलता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जिसको हम स्टैटिन्स कहते हैं। और एस्परजिलस नाइजर से हमें विटामिन सी और सिट्रिक एसिड, ये दोनों भी मिलते हैं। तो इसका बहुत ईजी से अगर आप एक ऑप्शन भी मैच करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज और G0 स्टेज। दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ। हमसे पूछा गया है कि ये प्रोसेस किस प्रोसेस के एंड में होता है। तो अगर आपको मैं एक सेल साइकिल का ब्रॉड आउटलाइन बना के दिखाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा M फेज़, फिर मेजर पार्ट जो होता है इंटरफेज़ कहलाता है, उसमें G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ ऐसे होता है सेल साइकिल। डायग्राम अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे कहीं G0 फेज़ बनाया गया है। तो बहुत लोग इसका आंसर ये सोच सकते हैं कि G1 के एंड होने पे G0 होगा, तो उसका आंसर वो लोग 1 मार्क करके आएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया एट द एंड ऑफ, तो यहाँ पे G1 फेज़ एंड थोड़ी हुआ था, फेज़ तो M फेज़ एंड हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 4th यानी M फेज़। बहुत लोग इसका आंसर G1 फेज़ भी बोल रहे हैं, क्योंकि NCERT में जो डायग्राम दिया गया है उसमें G1 फेज़ के बीच से ये एरो निकाल के G0 स्टेज में दिखाया गया है सेल को जाते हुए। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे पूछा गया एंड ऑफ द फेज़, तो एंड तो यहाँ पे M फेज़ हुआ है, G1 फेज़ तो एंड हुआ नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। फिर भी हम NTA के आंसर की का वेट करेंगे कि वो लोग इसमें से क्या कंसिडर करते हैं। और एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लास्ट ईयर था जिसमें हमें पूछा गया था G0 स्टेज में सेल का
क्या होता है, तो एग्जिट करता है सेल साइकिल या सस्पेंड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि एग्जिट द सेल साइकिल इन जी नॉट फेज। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस क्वेश्चन से, जिसको आप आगे के आने वाले क्वेश्चंस के लिए याद रखिए, क्योंकि आगे भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस जी नॉट फेज से पूछे जाएं। तो आपको कैसा लगा मेरा एफर्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए ताकि आपको और भी अच्छा कंटेंट मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनका भी इससे हेल्प हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।